उत्तराखंड की बेटी अंकिता के हत्याकांड का मुद्दा महाराष्ट्र में भी गर्मा गया। शिवसेना की रैली में गूंज गया अंकिता भंडारी का मुद्दा और यह मुद्दा अब बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है। उत्तराखंड में बहुत नाराजगी इस मुद्दे को लेकर देखने को मिली है। अंकिता भंडारी जो कि बहुत ताकतवर और रसूख वाले लोगों की भेंट चढ़ गई एक तरीके से, एक ऐसी बच्ची जो अपना करियर बनाना चाहती थी, अपना घर चलाना चाहती थी, उसकी बुरी तरह से हत्या कर दी गई। और हत्यारे कोई और नहीं, उत्तराखंड के राजनीतिक परिवार के रसूखदार लोग हैं। उनके रिजॉर्ट में क्या क्या कांड होते थे, इसके कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अंकिता भंडारी और उनके परिवार की आवाज को महाराष्ट्र में शिवसेना के मंच से उठाया है। शिवाजी पार्क में अपनी रैली में दहाड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने अंकिता भंडारी और उनके परिवार की लड़ाई को पूरे देश के सामने रखा। और साथ ही साथ में उद्धव ठाकरे ने अंकिता भंडारी के अलावा बिल्किस बानो का मुद्दा भी उठाया। इन दोनों मुद्दों को समझिए और महाराष्ट्र की सियासत में कैसे अंकिता का मामला गर्मा रहा है, गहरा रहा है, उसको भी जानने की कोशिश करिए। दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और बिल्किस बानो मामलों को उठाया है। रैली में उद्धव ने महिला सम्मान पर बीजेपी और आरएसएस को जमकर घेरा। उन्होंने स्त्री शक्ति के सम्मान की बात पर कड़ा प्रहार करते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया। साथ ही बिल्किस बानो प्रकरण का जिक्र करते हुए भाजपा पर तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है और देश में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हुआ है, अंकिता भंडारी का वो जिक्र कर रहे थे। गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया गया। अंकिता भंडारी के मामले में उद्धव ठाकरे ने मोहन भागवत तक से सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल किया कि उनके अनुयायियों ने जो कुछ किया है उस पर वो चुप क्यों है। बिल्किस बानो के मामले में भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के राज में आरोपियों को छोड़ दिया गया। उद्धव ने कहा कि मोहन भागवत महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है। बिल्किस बानो के आरोपियों को गुजरात सरकार छोड़ देती है और उनका स्वागत सम्मान करती है। उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सभी भारतीय हैं, धर्म को घर छोड़कर आना चाहिए। अब जान लीजिए अंकिता भंडारी कौन थी। अंकिता भंडारी का यह मुद्दा महाराष्ट्र में क्यों गूंजा है। उद्धव ठाकरे ने इतनी महत्वपूर्ण रैली में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है तो यूं ही नहीं, बहुत सोच समझकर। अंकिता भंडारी का मामला वो मामला है जिस पर बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। खास तौर में ये उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। हत्या के जो आरोपी हैं वो बीजेपी के एक रसूखदार मंत्री और नेता रहे व्यक्ति के बेटे हैं। लिहाज उन्हीं का रिजॉर्ट था, उनके बेटों का रिजॉर्ट था, लिहाजा ये मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है। इस वक्त उत्तराखंड समेत पूरा देश बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उबल रहा है। पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता की जिंदगी खत्म हो गई। अंकिता ने 3 सितंबर को ही काम शुरू किया था, 18 सितंबर की शाम उसकी हत्या कर दी गई। वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की ओर से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर बीजेपी निशाने पर क्यों है, यह भी जान लीजिए। अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप बीजेपी के निष्कासित नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर है। सूबे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्या का नाम सामने आने पर पार्टी ने नेता को भले ही निष्कासित कर दिया हो, लेकिन अंकिता की मौत यहां बीजेपी का दामन अब भी जला रही है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता को 3 लोगों ने उनकी नाजायज मांग नहीं मानने पर मौत के घाट उतार दिया था। आरोपियों ने जुर्म छिपाने के लिए शातिराना अंदाज से साजिश रची। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ रही है, कोई ना कोई बड़ा खुलासा रोज हो रहा है। देश भर में अंकिता के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन और रैलियां भी हो रही हैं। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए दरिंदों ने अंकिता भंडारी को मौत की नींद सुला दिया। मानवता को शर्मसार करने वाले इन हैवानों ने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि वो सिर्फ अंकिता की हत्या नहीं कर रहे, बल्कि एक मां की ममता, पिता के सपने, भाई के अरमानों को कुचल रहे हैं। अंकिता की हत्या के बाद पूरे परिवार पर मानो वज्रपात हुआ है। अंकिता के परिवार को हर घड़ी उसकी याद रुला रही है। माता पिता जहां स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं, वहीं भाई का भी रह रहकर बुरा हाल है। और इस परिवार की व्यथा को भी उद्धव ठाकरे ने अपने मन से उठाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज अंकिता भंडारी के परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा। उद्धव ठाकरे को और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है।
हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच को खुद अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके बावजूद क्योंकि मामला बीजेपी के एक पूर्व रसूखदार नेता से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मामले को अब विपक्ष पुरजोर तरीके से उठा रहा है। उद्धव ठाकरे ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने बिल्किस बानो का भी जिक्र किया। वो महिलाओं की समानता, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने आरएसएस और बीजेपी दोनों को घेरा। अंकिता भंडारी के मुद्दे के साथ घेरा और बिल्किस बानो का मुद्दा भी उठाया। बिल्किस बानो का पूरा मामला क्या है, इसको भी संक्षेप में आपको समझा देते हैं। बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद इन दोषियों को मिठाई खिलाने और उनका अभिनंदन किए जाने की कई तस्वीरें सामने। ये 11 लोग साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। साल 2008 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरोपियों के जेल से छूटने के बाद बिल्किस बानो का मामला फिर चर्चा का हिस्सा बन गया। गुजरात दंगों के दौरान घरों में आग, लूटपाट, कत्ल और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। बिल्किस बानो गुजरात के दाहोद जिले के रंदीकपुर गांव की रहने वाली हैं। गुजरात में शुरू हुए दंगों के समय बिल्किस अपने पूरे परिवार के साथ गांव में मौजूद थीं। अपने गांव में दंगों की भयानक स्थिति को देखते हुए बिल्किस ने गांव से भागने का फैसला किया। बिल्किस दंगों की आग से बचने के लिए परिवार के साथ गांव निकल गई। बिल्किस बानो परिवार के साथ छिपते छिपाते 3 मार्च 2002 के दिन छप्परवाड़ गांव पहुंची और दंगाइयों को देख परिवार के साथ जान बचाने के लिए खेतों में छिप गई। भीड़ ने बिल्किस के परिवार को जैसे ही देखा सब टूट पड़े। इस घटना को लेकर दायर की गई चार्जशीट में बताया गया कि लगभग 30 से 40 लोगों ने हथियार के साथ खेत में छिपी बिल्किस बानो और उसके परिवार पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगाइयों की भीड़ ने बिल्किस समेत 4 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। दंगाइयों ने 17 मुस्लिमों में से 7 का दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया। मारे गए सभी लोग बिल्किस के परिवार के थे। मारे गए लोगों में बिल्किस बानो की बेटी भी थी। बिल्किस बानो इस घटना के बाद 3 घंटों तक बेहोश पड़ी रही। जब उनको होश आया तब उनके तन पर कपड़ा नहीं था, परिवार के लोगों के शव पड़े हुए थे। बिल्किस बानो के मुद्दे को लेकर बीजेपी क्यों निशाने पर है, अब ये भी जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी नेता ने बलात्कारियों की रिहाई पर मुंह नहीं खोला, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने गुजरात सरकार के आदेश को अभूतपूर्व करार देते हुए सवाल उठाए कि क्या यही अमृत महोत्सव है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हम सिर्फ अपराध की प्रकृति पर ही विचार करते तो क्या बलात्कार उस श्रेणी में नहीं आता है जिसे कठोर से कठोर सजा दी जाए और इस अपराध के दोषी के लिए कोई भी सजा कम है। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसे लोगों को न सिर्फ रिहा कर दिया बल्कि उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या यही अमृत महोत्सव है, ये सवाल कांग्रेस ने उठाए। बहरहाल अब यही सवाल उद्धव ठाकरे ने अपने मन से उठाए हैं। बीजेपी और आरएसएस पर करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं का अपमान करने वाली हर चीज से छुटकारा पाने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री मोदी की ये सोच बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। महिला सम्मान की बात भी होती है, लेकिन ये 2 ऐसे मामले हैं, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर बिल्किस बानो का मामला हो, जिस पर बीजेपी कई जगहों पर घिरती दिखाई दे रही है। विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है। उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे को उठाया। दशहरा रैली जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इस मंच पर वो कई बातें कह सकते थे, लेकिन उनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने महिला सम्मान के साथ साथ में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के मुद्दे को उठाया और बिल्किस बानो के मुद्दे को भी साथ ही साथ में देश के सामने रखा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता के गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलाने की कवायद जितनी आसान नजर आ रही है उतनी है नहीं। ऐसे में हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को न केवल एक सबूत और गवाह जुटाने होंगे बल्कि गवाह कहीं कोर्ट में पलट न जाएं, कानूनी तौर पर सुनिश्चित भी करना होगा। इस वक्त उत्तराखंड समेत पूरा देश अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उबल रहा है। सूबे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य का नाम सामने आने पर पार्टी के नेता को भले ही निष्कासित कर दिया हो, लेकिन अंकिता की मौत यहां बीजेपी का दामन अब भी जला रही है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता को 3 लोगों ने उनकी नाजायज मांग न मानने पर मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आरोपियों ने जुर्म छिपाने के लिए शातिराना अंदाज में साजिश रची थी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ रही है, कोई ना कोई बड़ा खुलासा रोज हो रहा है। देश भर में अंकिता के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए दरिंदों ने अंकिता भंडारी को मौत की नींद सुला दिया। मानवता को शर्मसार करने वाले इन हैवानों ने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि वो सिर्फ अंकिता की हत्या नहीं कर रहे, बल्कि एक मां की ममता, पिता के सपने और भाई के अरमानों को भी कुचल रहे हैं। अंकिता की हत्या के बाद पूरे परिवार पर मानो वज्रपात हुआ है। अंकिता के परिवार को हर घड़ी उसकी याद रुला रही है। माता पिता जहां स्वयं को संभाल नहीं पा रहे, वहीं भाई का भी रो रो कर बुरा हाल है। पहली सैलरी की जगह अंकिता को मौत मिली। पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता की जिंदगी खत्म हो गई। अंकिता ने 3 सितंबर को ही काम करना शुरू किया था और 18 सितंबर की शाम को उसकी हत्या कर दी गई थी। अंकिता की नौकरी उसके दोस्त पुष्पदीप ने लगवाई थी। करियर बनाने का सपना लिए घर से बाहर निकली अंकिता की नौकरी उसके दोस्त पुष्पदीप ने वनंतरा रिजॉर्ट में लगवाई थी, लेकिन अब उसे इसका बेहद मलाल है। अंकिता ने यहां 3 सितंबर को ही ज्वाइन किया और पहले ही दिन रिजॉर्ट का माहौल देखकर असहज हो गई थी। यही कारण है कि उसने पहले दिन से लेकर हत्या से कुछ देर पहले तक की सारी बातें सिर्फ पुष्पदीप को ही बताई। पुष्प ने 3 से 18 सितंबर की शाम तक की सारी बातें पुलिस के सामने रखी। 18 सितंबर को अंकिता की हत्या कर दी गई थी। घटना के दिन अंकिता की पुलकित आर्य और मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ तीखी बहस हुई थी। अंकिता चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो भी रही थी। अंकिता को नौकरी की जरूरत थी। अंकिता और पुष्प की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हुई थी। अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। लॉकडाउन में उसके पिता की नौकरी चली गई। घर की माली हालत देखकर अंकिता नौकरी करना चाहती थी। ये बात उसने पुष्प को बताई तो उसने नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। इसी साल अगस्त में पुष्प ने इंटरनेट पर वनंतरा रिजॉर्ट में महिला स्टाफ की नौकरी का विज्ञापन देखा। यहां उसकी बात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित से हुई थी। नौकरी के लिए एक शर्त यह भी थी कि महिला को यहीं पर रुकना होगा। अंकिता को नौकरी की जरूरत थी तो इसके लिए वो राजी हो गई। उसका घर रिजॉर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था। 29 अगस्त को रिजॉर्ट में बातचीत हुई और पुलकित और अन्य स्टाफ ने अंकिता के दस्तावेज लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली। अंकिता ने 3 सितंबर 2022 को ज्वाइन किया। अंकिता ने देखा कि रिजॉर्ट में कोई और महिला स्टाफ नहीं है, गतिविधियां भी संदिग्ध लग रही हैं, लिहाजा उसने पुलकित से बात की। शराब पीकर अंकिता के कमरे में आया था पुलकित, ये बात भी सामने आ रही है। पुलकित ने उसे समझाया कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये बातें अंकिता ने पुष्पदीप को बताई। अंकिता को रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। इसी दरमियान एक दिन पुलकित ने कहा कि मेहमान ज्यादा आ गए हैं, लिहाजा उसे ऑफिस के बगल वाले कमरे में रुकना होगा। अंकिता वहां सोने चली गई। वहां पुलकित भी आ गया। वो शराब पी रहा था। पुलकित ने उससे छेड़खानी की, लेकिन अंकिता ने उसे धमका दिया। यहां से अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को सारी बातें बताई। इसके बाद मेहमान का अंकिता को गले लगाना, पुलकित का एक बार और छेड़खानी करना, वीआईपी को रिजॉर्ट में स्पेशल सर्विस देने की बात समेत सारी कहानी समय समय पर अंकिता ने पुष्प को बताई थी। अंकिता 18 सितंबर को काम छोड़ने जा रही थी। अंकिता पुलकित और उसके दोस्तों से परेशान हो चुकी थी। उसने 17 सितंबर को पुष्प से बात की और 18 सितंबर को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। उसकी पूरी तैयारियां भी वो कर चुकी थी। इसी बीच पुलकित अंकिता के पास आ गया, उसे समझाने की कोशिश करने लगा, कहने लगा कि कुछ नहीं होगा, तुम यहां सुरक्षित हो। इस बीच दोनों में कहासुनी हुई और अंकिता और पुलकित की लड़ाई हो गई। पुलकित ने अंकिता की कलाई मरोड़ दी। ये बात अंकिता ने 18 सितंबर की शाम करीब 4:30 बजे पुष्प को रोते हुए बताई। फिर एकदम ही अंकिता ने यह कहकर फोन काट दिया कि पुलकित और उसके दोस्त आ गए। वहीं अंकिता को जब पुलकित और उसके दोस्त अपने साथ ले जाने वाले थे, उससे पहले उसने पुष्प को फिर फोन किया। शाम करीब 6:30 बजे से 6:52 तक दोनों की बात हुई। इस बातचीत में अंकिता ने सारी बातें रोते हुए पुष्प को बताई। इसके बाद पुलकित उसे ऋषिकेश ले गया। रात करीब 9 बजे अंकिता की हत्या हो जाती है। उसका मोबाइल बंद हो जाता है। पुष्प ने कई बार अंकिता के मोबाइल पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो स्विच ऑफ बताया गया। अंतिम बार पुष्प ने रात करीब 2:30 बजे अंकिता के मोबाइल पर कॉल की, तब भी मोबाइल ऑफ था। घटना के अगले दिन ऋषिकेश पहुंचा अंकिता का दोस्त पुष्प। घटना के अगले ही दिन पुष्प ऋषिकेश पहुंच गया था। उन्होंने अंकिता के परिजनों और पुलिस को बताया कि घटना की रात को अंकिता से उसकी बात हुई थी। अंकिता ने कहा वो फंस गई है। उसने ये भी कहा कि रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर ने उस पर ग्राहकों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। बताया गया कि रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अंकिता के साथ नशे में छेड़खानी भी की। पुष्प ने बताया कि रात में 8:30 बजे अंकिता का फोन बंद हो गया और इसके बाद ये फोन नहीं खुला, जिसके बाद उसने पुलकित आर्य को फोन किया और उसने कहा कि अंकिता अपने कमरे में सो गई है।
इसके बाद अगले दिन पुलकित आर्य का फोन भी बंद आ गया, जिसके बाद उन्होंने मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता से बात की। उसने कहा कि अंकिता जिम में है। पुष्प ने कहा कि इसके बाद उसने होटल के शेफ से बात की। शेफ ने बताया कि अंकिता को उसने नहीं देखा, पुलकित उनका खाना लेकर कमरे में गया था। तीनों आरोपी घटना के दिन रात में 8:30 बजे अंकिता को अपने साथ बाहर लेकर गए, जबकि वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। बैराज से हरिद्वार की ओर करीब 1.5 किलोमीटर दूर चीला शक्ति नहर में तीनों ने उसे धक्का दे दिया। वापस रिजॉर्ट पहुंचे तो अंकिता साथ नहीं थी। ये अलग अलग चश्मदीदों से पूरी कहानी सामने आ रही है। अभी जो आरोपी हैं इन पर तब तक ये दोष नहीं आता है जब तक ये बातें सिद्ध नहीं होती है कानूनी स्तर पर। अब देखना होगा कि ये जितने चश्मदीद हैं ये कोर्ट में किस तरह से बयान रखते हैं, किस तरह से कार्रवाई होती है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रभावशाली लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी। और इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामले रहे हैं जो बहुत लंबे खिंचे हैं। इसमें मीडिया ट्रायल की बात भी होती है, इसमें तमाम चीज़ों की बात होती है, लेकिन न्याय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें चाहे वो गवाहों की बात हो, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई की बात हो, जांच एजेंसियों की बात हो, ये सारी चीज़ों पर कई सवाल खड़े होते हैं। और निश्चित तौर पर आप दर्शक के नाते जब ये खबरें देखते हैं तो आपके जहन में भी बहुत सारी बातें आती हैं। क्या सवाल आपके जहन में आते हैं? आपको लगता है जांच सही दिशा में चल रही है, नहीं चल रही है? आप वो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। हम इस पर भी एक रिपोर्ट अलग से बनाएंगे। बहरहाल कर्मचारियों को बताया गया कि अंकिता कमरे में चली गई है। ये सारी कहानी वहां पर चल रही थी। अंकिता के लिए कमरे में खाना मंगाया गया था। इसके बाद अगले दिन अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उसके पिता को दी गई और राजस्व चौकी में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। अंकिता भंडारी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। आरोप में रिजॉर्ट मालिक पुलकित, मैनेजर सौरभ, अंकित को पुलिस ने 23 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब पुलिस ने तीनों को रिमांड पर ले लिया है। अंकिता की मौत की जो कहानी अब तक सामने आई है वो पूरा सच सामने नहीं आया है, ये भी कहा जा रहा है। अंकिता भंडारी केस में सच कहां छिपा है, ये कब बाहर आएगा, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत भयानक हो सकता है। इसमें कई और चीजें, कई और राज भी फाश हो सकते हैं, कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, ये बात भी कही जा रही है। जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं उससे मामला पेचीदा बनता जा रहा है। पटवारी को भी एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में पटवारी वैभव प्रताप को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उसे इस कांड में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले की जांच के लिए आईपीएस पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित कर चुके हैं। अभी तक जांच में यह बात सामने आई है कि अंकिता के पिता जब सबसे पहले राजस्व पुलिस व्यवस्था के स्थानीय पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर वैभव प्रताप सिंह के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं की गई। शिकायत पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। रिजॉर्ट का विवादों से पुराना नाता रहा है। कई और कहानियां भी इसकी अब खुल खुलकर सामने आ रही हैं और यही बात है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, कई और राज फाश हो सकते हैं। अंकिता हत्याकांड से जुड़े वनंतरा रिजॉर्ट का विवादों से पुराना नाता है। इस रिजॉर्ट से एक युवती पहले भी रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो चुकी थी, जिसके खिलाफ रिजॉर्ट की तरफ से पैसे लेकर भागने का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। और रिजॉर्ट के जो प्रबंधक थे उन्होंने पूर्व में एक युवक को बंधक बनाया था। इस तरह के आरोप भी यहां पर लगे हैं। तो ये एक तो हाई प्रोफाइल लोगों का रिजॉर्ट रहा और बड़े नेता के बेटे इसको चला रहे थे। अब उनके खिलाफ जिस तरह की बातें सामने आई हैं, जो चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई अभी तक हुई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट संदिग्ध है। और अब मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि जो भी आरोपी हैं या दोषी पाए जाते हैं इस मामले में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। एक सुर में उत्तराखंड में और पूरे देश में यही मांग उठ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।